बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। कुछ ही देर बाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज का पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम 3 अहम और बुनियादी मसाइल के ऊपर केसेस की समाअत हुई। सबसे पहले तो 7 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहली केस को टेकअप किया, अहम नोयत के सवाल उठाए। इस बेंच ने बिलखुसूस जनाब चीफ जस्टिस ने, आप देखते बरे बराह रास्त नशरियात में। और फिर जो कोहार्ट के रिटर्निंग अफसरान मुअत्तल करने का मामला था, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कलअदम करार दिया है। बहुत अहम ये फैसला है, इसके असरात कुछ माहिरीन समझते हैं कि बल्ले के निशान के वाले केस पर भी मुरतब हो सकते हैं। और तीसरा सबसे अहम केस जो है ज़ेर बहस आया और बड़ी तफसील से आया, वो लापता अफराद का जबरी गुमशुदगी का मामला है। उस पर भी शोएब शाहीन साहब जो एतजाज़ आसन की नुमाइंदगी कर रहे थे वो पेश हुए। उनके साथ जो अदालत का मुकालमा है वो बड़ा दिलचस्प है। कई सहाफ़ी जो लापता या गायब हुए उनका जिक्र भी हुआ, कई एक सियासी रहनुमा जो गायब हुए या लापता हुए उनका जिक्र भी हुआ। और फिर अदालत ने बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशंस भी दी इसी मामले को लेकर के। निगरान वज़ीर आज़म लाहौर के दौरे पर थे, बिजनेसमैन से भी कल मुखातिब हुए, तो आज तलबा से मुखातिब हुए, जहाँ इस्तारों में वो बात करते रहे। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का जिक्र करना उन्हें मकसूद था, लेकिन मेटाफर्स की ज़ुबान में बात करते रहे। तो जो ताहयात नाअहली केस है उससे हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। याद रहे कि इन 3 केसेस के अलावा कल के दिन भी सुप्रीम कोर्ट पर तमाम नजरें होंगी, क्योंकि कल लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला है उस पर भी समाअत होने जा रही है। और जो आरओ केस था उसमें तो जनाब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बड़े वाजे थे कि हथकंडों से लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात ना हो। ये उन्हें कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, बात होगी। इन केसेस के ऊपर ऑब्वियसली नुक्ता नज़र की रिवायत रही है कि हम रिपोर्टिंग को प्रेफर करते हैं कि जो रिपोर्टर्स ने दौरान समाअत देखा वो एज़ इट इज़ बयान किया जाए, और फिर जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब की खिदमत में भी जाएंगे ताकि उनसे कानूनी राय भी उनकी ले सकें। ताहयात नाअहली केस में जनाब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि इलेक्शन लड़ने की जो अहलियत अभी राइज है उसके मुताबिक तो शायद कायद आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। और अटॉर्नी जनरल से पूछा उन्होंने कि क्या आप नाअहली की सज़ा जो 5 बरस जो एक्ट के ज़रिए, इलेक्शन एक्ट के ज़रिए, उसकी तायद करते हैं, या ताहयात नाअहली की जो सज़ा ताहयात हुई सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की रोशनी में उसकी हिमायत करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने बज़ाहिर वहाँ पर 5 बरस की कानून साजी की हिमायत की है और नाअहली के फ़ैसले पर दोबारा नज़र षानी की इस्तदा की। इसके अलावा इस समाअत के दौरान जब ये 62 और 63 इंट्रोड्यूस हुई 1985 में, तो उस वक्त के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक़ का जिक्र खैर भी हुआ। जिक्र खैर तो मैं मुरव्वतन कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मेयार मुकर्रर कर सकता है। ज़ियाउल हक़ ने आइन तोड़ा, क्या वो अच्छे किरदार के मालिक थे? और जिस आमिर ने आइन को रोंदा उसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। सादिक और अमीन के लफ्ज़ के ऊपर भी रिमार्क्स है। अदालत की जानब से कहा गया कि सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। हसीम मलिक ने समाअत को कवर किया। हमें ज्वाइन करेंगे उनके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार जनाब मतीउल्लाह जान साहब, क्योंकि उनका जिक्र खैर भी आज एक केस में हुआ और वो ख़ुद भी अदालत में मौजूद थे। हसीब सरदस ये बताएँ, ताहयात नाअहली केस से हम शुरू करते हैं। ये आज की समाअत सुनकर जो अदालती इस्तफसार हैं और जिस तरह से अटॉर्नी जनरल या दीगर मुखातिब हुए, क्या ये तासुर नहीं उभरता कि इसका फैसला जल्द होने जा रहा है? जी बिल्कुल जामी साहब, ऐसा ही है। और आज वाज़ेह तौर पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये कहा भी कि अगर आज हम मुमकिन तौर पे इसका फैसला कर सकते थे, लेकिन मेयर बादशाह कैसरानी और जो दीगर दरखास्त गुजारान हैं और जो फैसला एक सुप्रीम कोर्ट दे चुकी थी उसकी वजह से आज फैसला वो मुतवक्के नहीं हो सका। और उसके ऊपर अदालत ने जुमेरात तक 4 जनवरी तक समाअत को मुलतवी भी किया है। और उसके अंदर बाकायदा तौर पर अदालत ने कहा है कि अगर मुआविनीन की वो ज़रूरत होगी तो मुआविनीन भी मुकर्रर करेंगे और मुशावरत के बाद इसके ऊपर फैसला किया जाएगा कि मुआविनीन कौन कौन से मुकर्रर किए जा सकते हैं। समाअत के आगाज़ के अंदर अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे और बाकायदा तौर पे उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो ताहयात नाअहली का फैसला है उसके ऊपर दोबारा जायज़ा लिया जाए और इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा, ये उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे। और कहा गया था कि जो इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम की गई थी उसकी मैं तायीद करूंगा, क्योंकि उसके अंदर 5 साल की जो है वो नाअहली का तयन किया गया था। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया था कि 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा से जायजा भी लिया जाए। तो आज ये अटॉर्नी जनरल आए थे और लेकिन हसीब देखें, इसमें ये तो
नज़र आ गया ना रिमार्क्स में, ये जो अदालत के इस्तफसार थे कि क्या सूरत हाल है, मुद्दा है क्या, किस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है अदालत और उनके सामने केस क्या रखा गया है। इसके पैरेलल हम देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा इस्तफसार की सूरत में। उन्होंने कहा कि क्या झैली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है। इसके ऊपर फिर क्या तय हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल में ये सबसे अहम नुकता था वहाँ पर। जी बिल्कुल, ये सवाल उठाया गया था कि अगर इसमें तरमीम की जो फैसला है, फैसले के हवाले से ये बात हुई थी कि इसके ऊपर क्या तरीक़ाकार जो है वो तयन किया जाए, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि इसके अंदर क्या पार्लियामेंट को भेजा जाए कि वहाँ से जो है वो कानून साजी की जाए, या इसके ऊपर और कोई तरीक़ाकार है कि उसके तहत उस फैसले के ऊपर जो है वो फैसला किया जा सके। तो अदालत ने ये कहा था कि जो मामला जो सारा जो ताहयात नाअहली के हवाले से जो मामला है, इसके ऊपर जो है वो एक वकील थे मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ, जो दरखास्त गुजार के वकील थे साकिब जिलानी, उनकी जानिब से भी ये कहा था कि ताहयात नाअहली की मुखालफत करते पहले करता था, क्योंकि जब 2018 के अंदर ये दरखास्त दायर की गई थी तो जब 62(1) एक्ट के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया था, और अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 का जो है वो शामिल हो चुका है, और इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 आने पर ताहयात नाअहली की हद तक इस्तदा की पैरवी नहीं कर रहा, ये उनकी जानिब से कहा गया था। जबकि चीफ जस्टिस ने सवाल एक उठाया था कि इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया है। दूसरा जो आज की समात का अहम पॉइंट था वो यही था कि उनकी जानिब से कहा गया कि क्या इसको चैलेंज भी किया गया है, जिसके ऊपर तमाम एडवोकेट जनरल की जानिब से ये बताया गया कि किसी ने भी इलेक्शन एक्ट। जी बहुत शुक्रिया आपका। ये मज़ीद समात 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इसमें जिस दौर में ये आर्टिकल 62-63 मुतारिफ रह गया, उस दौर का बिलखुसूस तफसील से जिक्र हुआ, और जो अहलियत है 62-63 की जो तशरीहशुदा फ़ैसले के बाद सामने ये, उस पर भी सवाल उठाए गए कि उस हिसाब से तो फिर कोई शख्स भी शायद इस अहलियत पर मैार पर पूरा नहीं उतर। तो इसीलिए जनाब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र खैर भी हुआ कि अगर यही अहलियत है तो वो शायद वो भी नाअहल हो जाते। और फिर 2 बड़े अहम सवाल और भी उठाए इस समात के दौरान अदालत ने कि क्या जब ये इलेक्शन एक्ट बना जिसके तहत नाअहली की, ये 2017 के इलेक्शन एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब क्या नाअहली की जो ये एक्ट था उसको किसी ने चैलेंज किया, बिलखुसूस किसी सूबाई हुकूमत ने इसको चैलेंज किया? तो जवाब था नहीं। तो इसी को लेकर के उन्होंने अपना जो मुद्दा था उसको बिल्ड किया। मतीउल्लाह जान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मती साहब खुशामदीद आपको प्रोग्राम में कहते हैं, शामी साहब भी मुखातिब होंगे आपसे। ये आज जो 2 चीज़ें थी, एक तो जनाब चीफ जस्टिस ने जो इस्तफसार किया, किसी ने क्या इलेक्शन एक्ट को चैलेंज किया या नहीं किया, फिर जिस दौर में ये मुतारिफ हुआ 62-63, उस दौर का जिस तरह से जिक्र हुआ वो इटसेल्फ इट स्पीक्स वॉल्यूम। तीसरी बात जस्टिस मंसूर साहब की थी जिसमें उन्होंने कहा कि झैली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है। ये इलेक्शन एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप समझते हैं कि उनके सवाल को एड्रेस किया गया आज दुरुस्त तौर पर? जी हाँ, अभी तफसीली बहस तो नहीं हुई, और वो ख़ास तौर पे जो अपना वकला थे उनकी तरफ से अभी उस तरीके से बाकायदा बहस नहीं हुई। एडवोकेट मखदूम अली ख़ान जो हैं वो रोस्टम पर आए थे, और एडवोकेट मखदूम अली ख़ान जो हैं उनसे वो ये जानना चाह रहे थे जनरल ज़िया-उल हक के दौर में ये ओरिजिनल शिक क्या थी और 62(1) की क्या सिचुएशन थी, जिस पे उन्हें बताया गया कि 1985 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए कुछ इजाफी शिकायत जो हैं उसमें जो शराइ थे उसमें शामिल की गई थी। तो असल अभी बहस कल से शुरू होगी, क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया है, और उनका भी ये कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब उनसे पूछा कि क्या ये सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए का आइन की शिक को तब्दील किया जा सकता है या नहीं, तो अटॉर्नी जनरल ने ये वाज़ेह किया कि जो सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशन है या सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट है वो जब तक फील्ड में है तो उस वक्त तक ये ताहयात नाअहली ख़त्म नहीं हो सकती। तो जहाँ तक आइन, और उनका ये भी मौक़िफ़ था कि ये आइन की तशरीह अगर सुप्रीम कोर्ट किसी जजमेंट से करती है तो इसके बावजूद भी पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार रहता है कि वो भी आइन के अंदर वजाहत करने के लिए कानून साजी करे, क्योंकि आइन के अंदर ताहयात नाअहली का लफ्ज़ लिखा नहीं गया, और ये काम फैसले में सामने आया ना जी। और फिर ये दो चीज़ें होगी ना, एक तो जो अटॉर्नी जनरल इसीलिए फिर शायद कह रहे थे कि दोबारा नजर सानी करें,
और दूसरा जब इसको चैलेंज नहीं किया गया इन एक्ट्स को तो उसकी भी दलील रखी गई सामने, और तीसरा जिस दौर में मुतारिफ हो उसको रखा गया। तो आपको नहीं लगता कि किसी हद तक माइंड वाज़ेह होता है या टू अर्ली टू कॉल इट? नहीं, जैसे मसूल शाह ने वो एक दफ़ा वो सवाल तो ज़रूर रेस किया, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो कि 62(1)(f) के हमायती जो लोग हैं उनकी तरफ से उठाया जा रहा था, और ख़ास तौर पे पीटीआई की तरफ से उठाया जाता रहा है कि ये उनके वकला की तरफ से कि ये आइन में तरमीम के बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती। जबकि दूसरा मौक़िफ़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, उन्होंने आइन की जो तशरीह की है उसकी हैसियत भी एक सिंपल लेजिस्लेशन की ही है, और कानून अगर पार्लियामेंट ने मंजूर कर दिया है तो जो आइन बनाने वाला इदारा है जो पार्लियामेंट, उसने अगर ये वजाहत कर दी है कि 62(1)(f) से कानून आइन बनाने वाले इदारे की क्या मुराद थी, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है उसके जरिए आइन के अंदर चीज़ों को डाला नहीं जा सकता। और ये बिल्कुल वैसी तशरीह थी जैसे बाद में हमने देखा 63A की तशरीह की गई, सियासी जमात के मामलात को भी बीच में उसमें भी तफरीक की गई। तो मेरे ख्याल में ये एक झगड़ा है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात के हवाले से, मगर इसके अंदर पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है इसने अल्टीमेटली हावी होना है, क्योंकि ये बेंच जो है वाज़ेह तौर पे पहले भी कुछ फैसले दे चुका है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि पार्लियामेंट का जो कानून साजी का अख्तियार है वो भी एक सेक्रेड एक लेजिस्लेटिव पावर है और उसकी भी एक सैंक्टिटी है। लेकिन मती तो साहब, आप नहीं समझते ये जो उन्होंने 85 का जिक्र किया, जनरल ज़िया का जिक्र किया, जिस दौर में ये दो मुतारिफ करवाई गई मामलात आइन के, तो जो ये इस्तफसार था कि एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है, ये इट्सेल्फ एक सवाल, ये इस्तफसार क्या चूल्हे हिला नहीं देता उस सारे सिस्टम की जिसकी बुनियाद पे ये इंडक्ट हुआ है आइन में? ये बात तो आपकी सही है जामिद साहब, मगर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के बहुत सारे इक़दामात को फिर 8वीं तरमीम के जरिए तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया। सही। और बेनज़ीर भुट्टो जब इक़्तिदार में आई थी तो उन्होंने भी कंप्रोमाइज़ किया था इस हवाले से, और बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी 8वीं तरमीम ख़त्म उस वक़्त नहीं की गई थी। तो मेरे ख़्याल में ये जब बाद में आने वाली पार्लियामेंट ने उन तमाम इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया, तो गलत या सही, ये एक तल्ख़ हकीकत है और तल्ख़ तारीख़ है कि हमारी पार्लियामेंट भी ऐसे गैर आइनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देती रही है। और न सिर्फ ये बल्कि 8वीं तरमीम के अंदर तो जनरल ज़िया का नाम भी आइन के अंदर शामिल था और उसको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ल ने ये सवाल ज़रूर उठाया कि क्या ये एक अच्छी मिसाल बन सकती है, क्या ये एक अच्छा प्रेसिडेंट बन सकता है कि हम मार्शल लॉ के दौर में की गई आइनी तरमीम को जो है उसको बुनियाद बना के हम उन तमाम इक़दामात को जो है वो वैसे ही तसव्वुर करें जैसे कोई जमहूरी दौर में पार्लियामेंट जो है वो कानून साज़ी करती है। और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ल ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि बाद में जब आप समझौते करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं और इस तरह की आइनी तरमीम लाते हैं, तो फिर ये सूरत हाल तो पैदा होगी। और इसमें कोई शक नहीं कि जनरल ज़िया ने जिस नीयत के साथ, जिस मकसद के साथ इस तरह की शराइत को आइन में डाला था, उसके बाद हमने देखा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, वो बाद में भी पसे पर्दा भी और सामने आकर भी उन्होंने ऐसे ही बयानिए को उन्होंने आगे बढ़ाया कि ये सियासतदान जो हैं ये सादिक और अमीन नहीं हैं, ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं। और इस बयानिए को हमने 90 के अशरे में देखा कि किस तरीके से सियासतदानों को, सियासी जमातों को बारियां देकर इक़्तिदार में लाया गया और एक दूसरे अब के मैं आ जाता हूँ, ये तो 4 जनवरी तक मुलतवी हुई, देखते हैं। बिलखुसूस ये भी मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि इसमें तस्दीक कीजिएगा कि गालिबन अदालत ने यह कहा है कि वो तमाम माहिरीन जो ताहयात नाअहली के हक़ में हैं उन्हें दावत दिया कि वो आके दलाइल दें। इज़ इट ट्रू सर? जी बिल्कुल, उन्होंने तो एक अखबार में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इश्तिहार छापा था कि इससे रिलेटेड या इससे मुतासरा जो भी लोग हैं, और आज सनाउल्लाह बलोच भी पेश हुए, साबिक MP MNA और सेनेटर भी रहे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, उन्होंने भी दलाइल दिए और वो भी एक लिहाज से ताहयात नाअहली के जो कानून है उसकी तकनीकी एतबार से मुखालफत कर रहे थे, मगर असूली तौर पे वो भी इस चीज़ के हक़ में थे। अब मैं बिलखुसूस जिस केस के लिए आपको बिलखुसूस ज़हमत दी वो एक रिमार्क्स है, उससे मैं शुरू कर लेता हूँ, जो ऑब्वियसली जबरी गुमशुदगियाँ या लापता अफराद का केस था, शुएब शाहीन शाह पेश हुए वहाँ पर। तो जब आप तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन में खड़े ना हों। इफ़ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन, ये अंग्रेज़ी कहावत थी जिसका उर्दू तर्जुमा किया वहाँ पे। तो आपने तो तपिश भी मती बर्दाश्त की है, किचन में भी आप खड़े नहीं रहे। तो इस केस में बुनियादी इस्तेदाद थी क्या शुएब शाहीन साहब की, उनकी बुनियादी मिसालें क्या थीं और आपका जिक्र खैर क्यों आया?
देखिए, बुनियादी तौर पे शोएब शाहीन साहब ने उस वक्त ये पटिशन दायर की थी जब पीटीआई के बहुत सारे जो कायदीन थे वो या तो अंडरग्राउंड थे या रिपोर्ट थे या फिर बाकायदा उनको नामालूम जगह पे अगवा करके रखा गया था और वो काफ़ी देर तक मंजर-ए-आम से गायब रहे और फिर बाद में हमने देखा कि अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही और उन्होंने सियासत से दस्तबरदार हुए, पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। तो उस वक्त ये सूरत-ए-हाल तो जनरली मौजूद थी और ये उस वक्त की पटिशन थी। मगर बाद में अब जबकि ये पटिशन टेक अप हुई तो इस वक्त तक तमाम ये सियासतदान जिनमें शेख रशीद हैं, ये जो सदाकत हैं और सदाकत अब्बासी हैं और फ़ारूक हबीब हैं और फिर सहाफ़ी इमरान रियाज़ का भी नाम आया, ये भी अब मंज़र-ए-आम पे आ चुके थे। तो शोएब शाहीन साहब के सामने सिर्फ़ एक तकनीकी सवाल उन्होंने रखा था कि आप किस कैपेसिटी में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मफाद आमा का मामला ये अपना के पेश कर रहे हैं, क्योंकि आपने जिन जिन लोगों का नाम दरख्वास्त में डाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों का है और वो सियासतदान भी सिर्फ पीटीआई के लोग हैं। तो अगर आप मफाद आमा की बात कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा कि फिर बहुत सारे इमरान रियाज के अलावा भी सहाफ़ी थे जिनके साथ पहले वाक़यात हो चुके, तो आपने उनका ज़िक्र क्यों नहीं किया? तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ज़रूर मेरा नाम भी लिया और मेरे ख़्याल में किसी सहाफ़ी के नाम से ज़्यादा या सियासतदानों के किसी जमात से ताल्लुक़ होने या ना होने से ज़्यादा अहम बात ये थी कि ये एक सिलसिला चल रहा है। चाहे ये पीटीआई के सियासतदानों के साथ हो रहा है या चाहे पहले उससे पहले दूसरी सियासी जमातों के कुछ कारकुनों के साथ होता रहा है, महकमा ज़राअत का इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे हैं। तो अब अगर ये तय कर लिया जाता है कि मफ़ाद आमा का मामला है, तो इसमें चीफ़ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट को किसी और का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि मामला अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा और ये वाक़यात हुए हैं या नहीं, और जो लोग मुतासरा हैं, अगर वो अदालतों में आने से ही घबरा रहे हैं, तो क्या अदालत के जजेज़ इस बुनियाद पे किसी किस्म का नोटिस नहीं लेंगे कि लोगों ने अदालत आना छोड़ दिया है और मुल्क में इंसाफ़ आम हो गया है? चीफ जस्टिस को मैं समझता हूँ और सुप्रीम कोर्ट को अपने इन गैर मामूली अख्तियारात को इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए कि ये भी मालूम करना चाहिए कि क्या लोग वाकई नाइंसाफ़ी के खिलाफ अदालतों में आने में आसानी महसूस करते हैं, अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं, अदालत के सामने पेश होके सच्ची बात करने के लिए वो माहौल मुयस्सर है या नहीं है। तो चीफ जस्टिस को अदालत के जजों को इंतज़ार साइलिन का नहीं करना चाहिए। ये भी जानना चाहिए कि ये जो 1843 के अख्तियारात हैं, ये दरख्वास्तें वसूल करने के अख्तियारात नहीं है, ये सुओ मोटो अख्तियारात नहीं है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें जो हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो गैर ज़रूरी थी और जो असल आइनी और कानूनी मसला है और जो असल इंसानी हकूक का जो एक बहरान है, मैं समझता हूँ उसको ज़रूर जो है उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज की बातों के बाद तो फिर ऑब्वियसली तासुर यही मिल रहा है कि अगर लोग डर गए हैं या अगर लोग दबाव या प्रेशर में अपने हक के लिए आवाज नहीं बुलंद कर रहे, तो फिर जज भी जो है वो खामोश बैठे रहेंगे। मेरा ये ख्याल नहीं है। मती साहब, शामी साहब मुखातिब आपसे। मती साहब, वो कौन लोग हैं जो आ नहीं पा रहे और जो डर गए हैं, जो अपनी बात नहीं करना चाहते? ये जो मुकदमा है इस वक्त ज़ेर समाअत, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो नाअहली का मामला है ना। नहीं, हम आगे चले गए थे। हाँ। आप थोड़ा ताखीर से आए। हम बात कर रहे थे लापता जो अफराद हैं उसमें, चूंकि कई सियासतदानों का नाम भी आया, कुछ सहाफ़ियों का नाम है, तो उसकी डिटेल जो सुप्रीम कोर्ट में हुई उसको बयान कर रहे हैं मतीउल्लाह जान साहब। ठीक। तो इसमें मैं सिर्फ ये जामिद साहब कहना चाह रहा था कि ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है कि वो लोग क्यों किधर हैं और क्यों नहीं आए। ये हर एक को पता है कि मुल्क में क्या हालात है, जजों के समेत चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, और ये कोई ऐसा मौका नहीं है कि आम शहरियों को ये कहा जाए कि आप सामने आके बात करें। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आ गया है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है अपने गैर मामूली अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस हवाले से जरूर जो है इस हवाले से तहकीकात करे, चाहे वो बिल्कुल ठीक बात आपकी। एक तीसरा अहम मुद्दा था, उस पर भी आपकी थोड़ी सी राय मुझे चाहिए और आपकी रिपोर्टिंग भी चाहिए। वो जो कोहाट के आरओ का मुअत्तल करने का फैसला पेशावर हाई कोर्ट का, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कलअदम करार दिया है, इसकी कोई इम्प्लीकेशन बल्ले के निशान वाले मामले पर भी हो सकती है? नहीं, इसकी इम्प्लीकेशन बल्ले के निशान से इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो रिटर्निंग अफसर को इलेक्शन कमीशन ने इसलिए तब्दील किया था कि कोहाट का इलाका बड़ा दुश्वार गुजार है और रिटर्निंग अफसर को जनरली कोई मेडिकल उनकी कंडीशन थी, कमर की तकलीफ थी, वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे।
तो इसलिए उन्होंने माजरत की थी और इलेक्शन कमीशन ने एक रिटर्निंग अफसर को उनकी अलालत के बायस जो है उनकी जगह दूसरा रिटर्निंग अफसर तैनात किया, जिसको कुछ उम्मीदवारों ने यह समझा कि शायद इसमें भी कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। उन्होंने इसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और पेशावर हाई कोर्ट के जज ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर, हालांकि इलेक्शन कमीशन का जो जज या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको चाहिए कि 1-2 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदा हैं उनको बुला लेते। वो उन्होंने इतना भी नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन के 1-2 घंटे के नोटिस पे उनको तलब कर लेते हैं, उनको सुन लेते हैं, मगर उन्होंने वो सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करके वो तारीख भी आगे की डाल दी। इसका मतलब है अब ना तो वो रिटर्निंग अफसर बीमार होने के बाद स्क्रूटनी कर पा रहा था कागजात नामजदगी की, ना ही कोई नया रिटर्निंग अफसर आ पा रहा था। तो इसलिए 18 के करीब उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी नहीं हुई, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज दुरुस्त फैसला किया कि वो पेशावर हाई कोर्ट का न सिर्फ ये कि स्टे ऑर्डर खत्म कर दिया रिटर्निंग अफसर के हवाले से, बल्कि वो रिट पिटीशनें भी खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब पेशावर हाई कोर्ट में ऐसा कोई मुकदमा नहीं है और तमाम फ्रीकीन इस पे अफ्रीकन ने इस पे इत्तफाक किया। उन्होंने कहा हम तो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो मजीद टाइम मिल गया अब स्क्रूटनी का। इलेक्शन कमीशन जो है सिर्फ उस हल्के तक वो हार्ट की हद तक वो दोबारा स्क्रूटनी कर सकेगा। मगर मती साहब बात यह है इस हाई कोर्ट को इस तरह के मामलात में दखल देना नहीं चाहिए। जब शेड्यूल का ऐलान हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम जो है, इंडिया में तो इस तरह के मामलात में कोई रेट जारी नहीं होती, इलेक्शन कमीशन को काम करने दिया जाता है। तो मेरा ख्याल ये भी बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह हुक्म आ जाए तो आइंदा से अदालतें एहतियात करेंगी इसमें। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बस एक मिसट्रस्ट है, एक अदम एतमाद की फ़ज़ा है इस मुल्क में और इलेक्शन कमीशन पर भी ऑब्वियसली काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और बजा तौर पे उठ रहे हैं क्योंकि हमारी एक तारीख है। मगर इसके बावजूद भी जो आईनी पोजीशन है, आपकी बात दुरुस्त है कि हाई कोर्ट को जो है वो किसी किस्म का ऐसा, मगर हाई कोर्ट को जो है वो किसी किस्म की ऐसी शामी साहब आप कुछ कह रहे हैं? मती साहब कोई अदारा ऐसा है जिस पर सवाल ना उठ रहे हों, जिस पर उंगलियां ना उठ रही हों? ये मेरे ख्याल सबसे अहम सवाल है शामी साहब का। ये तो हमारे पास उंगलियां ही तो रह गई हैं उठाने के लिए और सवाल ही रह गए हैं उठाने के लिए। अदालत भी उठा रही है, मैं भी उठा रहा हूँ, अदालत भी उठा रही है, हम भी उठा रहे हैं और जिनको कोई सरोकार नहीं है वो भी उठा रहे हैं। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मीडिया में हम उंगली भी सिर्फ सियासतदानों पे उठा सकते हैं, उनका मुवाजना कर सकते हैं, सियासी जमातों पे उठा सकते हैं, मगर जो सबसे बड़ा जो किरदार है, जो मुजरिम है, उसके बारे में तो आप कोई भी बात नहीं कर सकते। सियासतदान जो है वो गरीब की जोर और सबकी भाभी। ठीक है, चलिए मती साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। ये आज के 3 अहम केसेस थे, उस पर असीम मलिक ने रिपोर्टिंग की और मती साहब ने ख़बर के साथ रिपोर्टिंग के साथ कुछ अपना तज्जिया भी उन्होंने पेश किया है। जनाब ये आपने 62 और 63 जो है अब मैं ताहयात नाहली पे आता, आपका मुझे बड़ा शिद्दत से इंतजार था। ये आपने ज़ियाउल मैं तो रास्ते में फंस गया। कहाँ फंस गया? धुंध थी क्या? नहीं धुंध क्या थी, मेरे जहन पे धुंध आ गई। वो कैसे? मैं बैठा हुआ हूँ अच्छा, और मुझे कोई एहसास ही नहीं हो रहा वक्त का। अल्लाह अकबर, आप कहीं किसी गहरी सोच में तो नहीं थे? पता नहीं, मुल्क के हालात से, मुल्क के हालात ने तो आपको मुतासर नहीं किया? नहीं, हालात ने तो, मैं हालात को मुतासर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा क्यों, इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या? क्योंकि जो है ना वो अपना, हम वो नहीं कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। तो फिर क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, इलेक्शन को लड़ेंगे हम। अच्छा, हम आपसे लड़ेंगे चलिए, और हम उनसे लड़ेंगे जो इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। यार चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि हथकंडू से लग रहा है, कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात ना, और जो उम्मीदवारों के रास्ते में रुकावटें बन रहे हैं उनसे लड़ना है ना। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि पीटीआई को अभी तो बल्ले का निशान लेके देना है भाई। हाँ वो भी मामला है, उसके लिए लड़ना है। वो मामला है, उसमें पीटीआई जो है नजरसानी अपील पर समाअत मुलतवी हुई है जो पेशावर में गई है, वो सबसे लड़ रही है ना। हमने उसके लिए लड़ना है, उसके हक के लिए। क्योंकि ये देखें ना, उसमें 2 चीज़ें बार बार डिस्कस की जा रही थी। एक तो जब भी बैरिस्टर गौहर अली खान मुखातिब होते हैं तो क्या पीटीआई बाइकआउट कर देगी, बाइकआउट कर देगी। वो कहते हैं बाइकआउट नहीं करेंगे। कुछ लोग वैसे खान साहब के पास पहुंचे भी थे कुछ ऐसी राय के साथ, जैसे एमक्यूएम को मेरी बाइकआउट कर देती थी। हाँ है ना? हाँ, लेकिन खान साहब अब नहीं करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें निशान दे दो, बल्ले का नहीं देते कोई और दे दो, निशान तो दो ना, बेनामो निशान तो ना करो ना। बेनामो निशान, अगर वो निशान नहीं मिलेगा तो फिर हर उम्मीदवार अपने अपने निशान पर लड़ेगा, उससे कंफ्यूजन पैदा होगा, काफी गड़बड़ हो जाएगी। एक ब्रेक, मगर बहरहाल एक ब्रेक ले, बल्ले का निशान पीटीआई को मिलना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि बिल आखिर उनको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। कल एक बड़ी अहम समाअत और भी हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड वाली।
लेवल कल बड़ी अहम समात है सर लेवल उसमें। प्लेइंग फील्ड भी ना, सुप्रीम ये जो कोर्ट के रिटर्निंग अफसर हैं इनकी गोशमाली होनी चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। और क्या क्या इन्होंने बेहुदा सवालात खड़े करके लोगों के कागजात मुस्तरद किए हैं। देखिए, अगर वो फाफन ने रिपोर्ट दी है, अगर आप एवरेज देखें तो उतने ही लोगों के तकरीबन कागजात मुस्तरद हुए हैं जितनों के पहले होते रहे, तनासुब के एतबार से। ये सर 2018 में कोई 9% थे, 2013 में 14% थे और 2024 में कोई 11% है। तो देखे ना, तो तनासुब मजमूई तौर पर जो है ना 1988 से 2024 तक जो इंतखाबात हुए, इनमें कोई 1,40,331 कागजात नामजदगी जमा हुए थे और 12,580 मुस्तरद हुए। यानी शरह जो बनती है 88 से 2024 तक नाज़रीन, वो बनती है 9% कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने ये की। तो औसत है ना जी। लेकिन पिछले इंतखाबात 2 का अगर मवाजना करें, लेकिन असल बात यह है एक ही जमात के उम्मीदवारों के इतनी बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं हुए। ये पहला वाक़या, मैं ये भी तायद कर रहा हूँ। और रिकॉर्ड कायम कर दिया इस लिहाज से, एक ही जमात पर बिजली गिर रही है, उसी के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो रहे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त, लेकिन इसमें एक सवाल भी है। वो तमाम माहिरीन जो वकला जो क़यादत करें पीटी, क्या उन्हें ये इल्म नहीं है कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का ताल्लुक उसी हल्के से होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे भी तो कई केसेस हैं। नहीं तो वो किसकी गलती है? वो दानिस्ता है। अगर ऐसा होगा तो उस पर तो आप वावेला कर नहीं सकते। एक ब्रेक पे लेता हूं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लेकिन इस सब के बावजूद सबसे अहम केस ताहयात नाअहली का है। 7 रुकनी बेंच बैठा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में फैसला दिया था उस पर दोबारा नज़र-ए-सानी की इस्तदा है, क्योंकि जब उनसे ये पूछा गया कि आप 5 बरस वाली कानून साजी के साथ खड़े हैं या आप ताहयात नाअहली को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो 5 बरस की कानून साजी के हामी हैं। इस सिलसिले में जनाब चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो तमाम माहिरीन जो ताहयात नाअहली के हक़ में दलाइल देना चाहते हैं उन्हें अदालत में खुश आमदीद कहेंगे। बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी हुआ सर उनका अटॉर्नी जनरल से और दीगर वकला से, मखदूम अली ख़ान से भी। लेकिन जो नुक्ता बार बार वहाँ डिस्कस हुआ तफसील के साथ, वो ये एक कि जो अहलियत रखी गई है इन शिकों की तशरीह के बाद 62 और 63 के बाद, तो वो रिमार्क्स की कुछ मफहूम ये था कि अगर यही अहलियत उसके मुताबिक तो कायदे आज़म भी अगर होते तो आज नाअहल हो जाते। क्यों? जितनी तल्ख और सख्त वो शिकें रखी गई हैं कायदे आज़म, ये अदालत के रिमार्क से मेरे नहीं है। ये तो मुहावरे हैं ना, बोलते हैं कायदे आज़म यानी सादिक और अमीन। इस पे भी उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मतलब ये तो अपनी इंटरप्रिटेशन है ना उनकी। सादिक और अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। बिल्कुल बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि लेकिन यहाँ हम उनको लुग़वी मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल मुतलक मानों में इस्तेमाल नहीं कर रहे। बात यह है कि अगर हम अपने माहौल के एतबार से बात करें तो कायदे आज़म जो है ना उन्होंने कभी झूठ बोला, ना कभी खयानत की, ना उनको खाता छुपा हुआ है, ना कोई खाता छुपाया। एक एक पैसे का हिसाब जो उन्होंने कमाया और जो उन्होंने खर्च किया मौजूद है। आप आज भी जाके उनके पेपर्स पढ़ लीजिए, आर्काइव्स में चले जाए, देख ले। तो ये कहना, ये एक मुहावरा है ना, यानी और ये इस तरह के मुहावरे नहीं बोलने चाहिए। नहीं, आपने बात ठीक है कि मुतलक इसका मानी नहीं है। कायदे आज़म भी अकबर इत्तलाक होगा, भाई कायदे आज़म पर इत्तलाक होगा तो ये कैसे कायदे आज़म पर इत्तलाक होगा तो 100% निकल जाएंगे। असल बात यह है कि ये जब भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चली, उसको कहते हैं तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, इस्लामी निज़ाम नाफिज करना है हमने। वो तहरीक जो चली और उसके दौरान भुट्टो साहब ने ये रेस बंद की, शराब बंद की, जुआ बंद किया, ठीक है, ये सारे, ताकि वो भी समझा जाए कि भाई भी इस्लामाइजेशन का प्रोसेस वो भी कर रहे हैं। और जब भुट्टो साहब रुखसत हो गए तो वो झंडा लेके इस्लाम का जन लगा गए। बिल्कुल ठीक। और पीएनए जो थी
वो भी इस्लाम का झंडा लेके खड़ी हुई थी। उलमा भी जनाब मैदान में आ गए। और ये जो उलमा की जनाब तजावीज़ हैं, ये उनकी रोशनी में आए। हाँ जी, ये इस्लामी नजरियाती कौंसल और ये PNA के बड़े बड़े जुगादरी उलमाए दीन, तो मुहर्रिकात ये थे, ये मुहर्रिकात, ये बैकग्राउंड था नाज़रीन, जो मैं शामी साहब से बिलखुसूस सुनना चाहते। ये मिसिंग था कि उन्होंने ये कैसे कहा इंडक्ट हुई। ये इस्लाम के मुताबिक लोग सादिक और अमीन होने चाहिए, इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए ऐसे लोगों को। अब ये तो लिख दिया दस्तूर में, मगर कोई मैकेनिज्म नहीं बताया कि होगा क्या, तरीका क्या होगा। वो खाना खाली था, खाली उसकी तशरीह फिर सुप्रीम कोर्ट ने की। उसके बाद ये जो देखे ना, हमारी जो पार्लियामेंट है वो कह देती भाई कानून साजी करना तो उसका हक है ना। 18वीं तरमीम की कॉन्स्टिट्यूशन में जनाब बेशुमार तब्दीलियां कर दी, इसको भी क्वालिफाई कर देती। इस पे तवज्जो नहीं दी ना, जब क्योंकि किसी की ताहयात ना अहली हुई नहीं। अदालत जब किसी के खिलाफ फैसला देगी तब उसको यह समझा जाएगा कि वो बददियानत है और खाइल है, वगरना नहीं। या फिर कोई फोरम कायम कर देते कि भी ऐसा फोरम, जैसे ईरान में है ना, वलायत फ़क़ीह है ना, ईरान में जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं पहले वो उस फोरम के सामने पेश होते हैं, वो फोरम क्लियर करता है तो वो क्लियर अहल करार पाते हैं। आप भी ऐसा कोई फोरम बना देते, लेकिन और वक्त पे आ जाता है। यहाँ कौन सा फोरम बनाएंगे? वहां तो इनकलाब आया है, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, आयतुल्लाह मौजूद है। यहाँ तो जिसको आप जहाँ सुराख रखे वहां छेद है। ये फरीदा जर्नलों को सौंपेंगे, जजों को सौंपेंगे, अरकाने असेंबली को सौंपेंगे। एक सवाल इस्तफसार की सूरत में अलबत्ता बड़ा अहम है, बैकग्राउंड तो आपने बता दिया, वो ये कि एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मेयार मुकर्रर कर सकता है? ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने जनाब एक लोगों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए उनके मुतालबे पर ये तरमीमें दाखिल क्या लोगों की नुमाइंदगी थी? और अगर ये तरमीमात जो थी गलत थी तो खत्म क्यों नहीं कर दी जनाब? 18वीं तरमीम जब खत्म की, खत्म कर देते। तब तक तो फिक्र नहीं थी ना, तब अपने पल्ले नहीं पड़ी। नहीं, घबराते थे कि अगर हम ये खत्म करेंगे तो रिएक्शन आएगा, तो लोग समझेंगे कि जनाब ये तो बड़े बददियानत लोग हैं। ये तो घबरा गए। एक और सवाल सुने जो रिमार्क्स में आप सुनिए ना, ज़ियाउल हक ने आइन तोड़ा, हाँ, तो क्या वो अच्छे किरदार का मालिक था? पहले आप सुने क्या? तो जिसने जजों ने तौसीक की मार्शल नजरिया, उसको नुसरत भुट्टो जो गई वहां उसके खिलाफ दरखास्त लेके उसकी दरखास्त को रद्द किया, उनकी तस्वीरें तो सुप्रीम कोर्ट में काजी फायद ईसा साहब के ऊपर लगी हुई है। फिर जिस पार्लियामेंट ने उसके ऊपर मोहर लगाई और उसको जो मार्शल था उसकी तौसीक की, उसकी तरमीमात को कबूल किया, तो ऐसा नहीं है आइसोलेशन में बातें नहीं करते। आप कह रहे हैं कलेक्टिवली देखना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसे सिंगल आउट नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? फिर तो आप कहेंगे जनाब जनरल ज़ियाउल हक नमाज पढ़ता था, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को क्या हक है नमाज पढ़ने का? वो उम्रा करने जाते थे, उन्होंने उम्रा कल्चर को मुतारिफ कराया, लेकिन ये तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेकिन सर ये बात तो ठीक है, हम उम्रा कल्चर को क्यों प्रमोट करें? एक बात ठीक है ना कि मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मेयार मुकर्रर कर सकता है? जैसे उसकी ये इजाजत तो एक पार्लियामान को जो अवाम के वोटों से मुंतखब होके आई हो, सर वो कौन सी? ओ भाई, पार्लियामेंट तौसीक कर चुकी है इसकी बार बार। और आप फिर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं। जब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आया, आइन मौजूद था मुल्क में, धांधली करके बदतरीन इंतखाबात कराए गए थे, तो आइन तो टूट फूट चुका था। हम गए एयर मार्शल असगर खान के पास, राजा नसरुल्लाह खान ने भेजा कि उनको कहें भाई बातचीत मुज़ाकरात को कामयाब होने दें। तो जनरल सुलैनी साहब और मैं उनके पास गए, उनसे कहा हुजूर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, वरना आइन टूट जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा? फौज आ जाएगी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कैसे टूट जाएगा? क्यों? हम कहे नहीं टूटा। तो नहीं टूटा? हम कहेंगे नहीं टूटा। हमने कहा जी फौज आ जाएगी, फिर तो टूट, फौज आइन में तो नहीं आ सकती। उन्होंने कहा आ जाए, हम कहेंगे नहीं टूटा, कैसे टूटेगा? और फौज ने कहा सस्पेंड कर दिया, मुअल्लक कर दिया, तोड़ा तो नहीं है ना। लेकिन ये आप मुझे बताएं, चले ये आपने तारीख या बैकग्राउंड तो एक पर्सपेक्टिव तो आपका ठीक है, होना ये चाहिए। क्या सारे लोग
अपने अपने गिरेबान में मुंह डालें, अपनी अपनी गलतियों की इस्लाह करें, बात फौज ठीक है। अपनी गलतियों बात की इस्लाह ठीक है, करें, बात ठीक है। जज अपनी गलतियों की इस्लाह करें, पार्लियामेंट अपनी गलतियों की इस्लाह करें और सियासतदान अपनी गलतियों की इस्लाह करें। बात ये तो है तारीखी पर्सपेक्टिव, लेकिन इस केस से जुड़ा जो कानूनी नुकता था उसमें भी दो अहम सवाल पूछे गए अदालत की जानिब से कि क्या जो इलेक्शन एक्ट जिसमें 5 साल की सजा है उसको किसी अदालत में चैलेंज किया, एक। दो, क्या किसी सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट को चैलेंज किया? जवाब मिला नहीं। देखिए अब बात क्या है, अब ये बड़ा दिलचस्प मामला है। अब एक तो सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से मुस्तरद कर सकती है? ये नुकता रखा गया। हाँ। अब यहां ये है कि सुप्रीम चीफ काजी फायज ईसा साहब ने एक लार्जर बेंच बना दिया, 7 रुकनी। अब वो 7 रुकनी बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है ताहयात नाहली की, जी उसको रिव्यू कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। यही अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दोबारा आप नजरसानी अब वो इसलिए वो सवाल तो सानवी हैसियत इख्तियार कर गया। एक बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि क्योंकि पार्लियामेंट ने ये कानून बना दिया है इसलिए ये फैसला खत्म है। दूसरा वो ये कहे कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, उसके एहतराम में हम रिव्यू कर रहे हैं उस फैसले पर। तो दोनों मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? ठीक है। अच्छा सर, यहाँ तो काजी भी राजी है। किसके लिए सर? भाई ये ताहयात नाहली जो है ये तो इस्लाम के बुनियादी तसव्वुर तौबा के खिलाफ है। हमने तो उठाए वो नुक्ते जो यानी समात को देख के, रिमार्क्स देखे, इस्तफसार देखा, वकला के दलाइल देखे, वो हमने तो ज़ेरे बहस लेके आए। मिसिंग एलिमेंट था पर्सपेक्टिव जो आपने बयान किया कि कब ये 62-63 ज़िया साहब के दौर में है। लेकिन अभी जनाब नईम खालिद लोधी साहब आपके आर्गूमेंट सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी कि एक्सीलेंट आर्गूमेंट्स बाय ऑनरेबल शामी साहब, माई सल्यूट। बड़ी मेहरबानी साहब। लोधी साहब पता नहीं किसी की दाद दे, पता नहीं वो दाद दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। नहीं, वो बड़ी मेहरबानी है उनकी। लोधी साहब हैं। अच्छा। हाँ जी, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद से आज तक हम तो उनको याद करते हैं। अच्छा निगरान, अब मैंने वो चूंकि मिसिंग पर्सन वाला केस भी डिस्कस करने वक्त कम है, उसमें तो खैर अब देखते हैं कि आगे ये इस्लाम नाफिज हुआ है इस मुल्क में 62 और 63, इसलिए जुर्रत नहीं की किसी सियासतदान ने केस के ऊपर बात करें कि अगर हम इसको निकाल देंगे तो लोग समझेंगे बड़े बेईमान। फिर ये भी तो अलमी है ना, जुर्रत तब की जब अपने ऊपर उफ्ताद आई, तब याद आया, जब पता लगा ये तो जजों को और ये इंटेलिजेंस एजेंसियों को उनके हाथ में टूल दे दिया है। जिसको चाहे जब चाहे वो इस टूल से जो उनके हाथ में क्या उस तरह दे दिया है आपने, वो उस तरह से अपना गला नहीं दूसरों का गला काट रहे हैं। शुक्र आपने उस तरह जिस जानवर के हाथ में देने की मिसाल है वो नहीं सुनाई। बहरहाल सर वक्त कम है, अब पीटीआई के पास पल्ला रह गए नहीं। ये नजरसानी की अपील पर समाअत मुलतवी हुई है पेशावर हाई कोर्ट में। मैं तो इस बात के हक में हूँ, नहीं शामी साहब बल्ला रहना चाहिए और पीटीआई को बैटिंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म लाहौर में थे, उनका और बॉलिंग भी करनी चाहिए जी, और बॉलिंग भी करनी चाहिए, नहीं मौका और फील्डिंग भी करनी चाहिए। लेवल प्लेइंग का मतलब ही ये है, तब है नहीं, लेवल प्लेइंग का मतलब ही ये है कि जो टीम उतरे मैदान में उसे बॉलिंग भी करने दी जाए, बैटिंग भी करने दी जाए, फील्डिंग भी, और अंपायर न्यूट्रल हूं, मैदान में आए, मुकाबला करें, हारेंगे या जीतें। नाज़रीन यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक आया चाहती है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। कल एक और अहम दिन है सुप्रीम कोर्ट में। कल के प्रोग्राम में नई डिटेल्स और ख़बरों तस्वीरों के साथ की खबरें हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।